सोफिया ने एमिली को चुप रहने का इशारा किया, जो लाश को देखकर हंस रही थी। शट अप गर्ल्स। एमिली ने अचानक सिस्टर मार्गरेट के मुरझाए चेहरे की ओर इशारा किया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया था। रोज भी उनकी इस शरारत में शामिल हो चुकी थी। दोनों अपनी हंसी पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कॉन्वेंट के लिए यह एक बहुत ही अशुभ दिन था। सिस्टर मार्गरेट, जो अभी भी अपने 30s में थी, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। अब वो एक ताबूत में लेटी हुई थी और जो बच्चे अभी भी मौत को ढंग से समझे नहीं थे, उन्होंने भी अपने तरीकों से उन्हें सम्मान देने की अच्छी कोशिश की। लाश के चेहरे पर भाव देखकर एमिली थोड़ी आश्चर्य में थी। जब वो उन्हें डांटती थी तो ये उसे उसकी बहन की सूजी हुई नाक की याद दिलाती थी। उसकी नाक हमेशा मजाकिया अंदाज में भड़कती थी, जिसे वे बाद में अपने डोरमेट्री में नकल करते थे। रोज किसी की भी नकल उतारने में माहिर थी। वो उनके तौर तरीकों की नकल भी कर सकती थी। ये अच्छी बात नहीं है, वो मर चुकी है। हम अंतिम संस्कार में आए हुए हैं, थोड़ा तमीज से बर्ताव करो। सोफिया अब गुस्से से आग बबूला हो रही थी, क्योंकि एमिली और रोज अपनी हंसी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वे आखिरकार चुप हो गए। मरे हुओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जब सोफिया की फूल चढ़ाने की बारी आई तो उसने लाश को ध्यान से देखा। उसने सोचा, बेचारी सिस्टर मार्गरेट। उसने उसे कभी परेशान नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छी बच्ची रही थी। वो हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे करती थी, सिस्टर के बोलने पर उस पर ध्यान देती थी और उनके सभी सवालों के सही जवाब देती थी। सोफिया और मार्गरेट की अच्छी बनती थी। वो बता सकती थी कि सिस्टर ने हमेशा उस पर प्राउड महसूस किया था, क्योंकि वो सभी बच्चों में सबसे तेज थी। उनके फटे होठों को देखा और सोचा कि वो अभी भी ऐसी लग रही है मानो जिंदा हो, मानो वो केवल सो रही हो, कि अब वो किसी भी क्षण उठ सकती है और ताबूत से दूर चल सकती है। अपनी तेज आवाज में चिल्लाती जाएगी और बच्चों से अपनी किताबें खोलने के लिए कहे। सोफिया उनकी भौहें, उनकी पलकें और उनकी सभी अलग अलग फीचर्स को ध्यान से देखती थी, जैसे वो हर दिन करीब आती थी, क्योंकि वो पहली बेंच पर बैठा करती थी। उनकी आंखें कैसी थी, उसने सोचा। क्या वे हल्के नीले रंग की छाया नहीं थे? एक पल में सोफिया ने उन्हें खोलने की कल्पना की। उतने में मार्गरेट उसका सामना करने के लिए मुड़ी और मुस्कुराई। उसके अंदर जैसे एक गहरी चुप्पी छा गई हो। उसके आसपास की दुनिया अचानक थम गई थी। हटो, किसी ने पीछे से आवाज लगाई। उसका ध्यान पर्सी द्वारा उसकी बारी मांगने से टूट गया। सोफिया ने उसकी ओर देखा, फिर मुड़ी और लाश को देखने लगी। सिस्टर मार्गरेट अभी जरा भी नहीं बदली थी। वो वहीं पड़ी थी, लाश की तरह मरी हुई। रेसेस के दौरान जब लड़कियां मैदान पर हैंडबॉल खेल रही थी, तो वहीं बैठी उन्हें देखती रही। उसने आज जो कुछ देखा था, उसके विपरीत उन सभी के चेहरे चमक रहे थे। वो सोचती थी कि लोग कितनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उनके लिए मौत क्या थी? क्या 1 घंटे की सोशल गैदरिंग? क्या वे किसी की मौत पे सिर्फ इतना ही समय दे सकते हैं? या हो सकता है कि वे खुश हो, क्योंकि मरे हुए उन्हें जीवन का जश्न मनाने को प्रेरित करते। वो उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो लोग अक्सर अपने मन में सोचा करते हैं, जैसे हमेशा मौत के विचार आने से पहले उसे अनदेखा कर देना। अंदर ही अंदर सभी को मौत से डर तो लगा रहता है, एक चलती हुई सोच कि जीवन अचानक एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा और किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। एमिली ने सोफिया के कंधे पर हाथ रखा। अचानक उसका ध्यान तोड़ते हुए पुकारा, क्या हुआ सोफिया? तू बड़ी खोई हुई दिख रही है। अब कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हमारे साथ शामिल हो जा। मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोग खेलो, मैं स्टडी हॉल में जा रही। उसने अपनी किताबें उठाई और स्टडी हॉल की ओर चल पड़ी। क्या इंसान है ये, पूरा मूड अजीब कर दिया। सोफिया के जाते ही रोज ने पीछे से फुसफुसाया। स्टडी हॉल में सिर्फ 3 लड़कियां थीं। जब सोफिया ने उसका भारी दरवाज़ा खोला, वे सब गेट के अचानक खुलने से चौंक गए थे। जैसे ही पता चला कि एक और लड़की है, वे अपने काम में वापस लग गए।
सोफिया ने पहली सीट पे बैठे हुए सोचा कि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। वो मुश्किल से बाकी बच्चों की आवाज के बीच अपना ध्यान लगा के पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब उसने पीछे मुड़ के उन्हें घूर के देखा तब सभी लड़कियां चुप हो गई। उनमें से एक ने दूसरे को जाने का इशारा किया। जैसे ही वे जा रहे थे आखिरी वाले ने बहुत जोर से दरवाजा खींचा। दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही उसकी आवाज खाली हॉल में गूंजी, इसके तुरंत बाद एक बेचैन करने वाला सन्नाटा हॉल में छा गया। एक सेकंड के लिए सोफिया ये भूल गई थी कि वो अकेली थी। जब उसने उस किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जो वो पढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं थी। उसके मन में एक यकीन था, सिस्टर मार्गरेट के जीवित होने का यकीन। सोफिया के दिमाग में उसी स्टडी हॉल में उनके पढ़ाने की याद आ गई। जैसे हॉल में बाकी बच्चों के साथ वह बैठी हो और सिस्टर उन सभी को पढ़ा रही हो। वे सिस्टर के पीछे पीछे दौड़ा रहे थे और सिस्टर बोलते बोलते हॉल में चल रही थी। उनकी आंखें सोफिया से मिली और वो रुक गई और सिस्टर ने उनकी ओर देखा जैसे वो उसकी आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी। क्लास अचानक से चुप हो गई। रोशनी कम हो गई क्योंकि सोफिया बोलने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये सोचकर जवाब देने में असमर्थ थे कि क्या बहुत देर हो चुकी है। तभी उसको पीछे से धीरे से एक आवाज़ सुनाई दी, सोफिया। सोफिया एकदम से तुरंत पीछे मुड़ी। कमरे के सभी अंधेरे कोनों को देखा। उसने एक कोने से दूसरे कोने तक स्कैन किया। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ दूर से आई हो, शायद अतीत से। उसने इसे अपने दिमाग की एक बनावटी चाल समझकर एक बार फिर अपना सिर किताब में लगाया। क्या शायद सिस्टर मार्गरेट की आत्मा कभी इस जगह को छोड़कर गई ही ना हो? क्या होगा अगर उन्हें कॉन्वेंट इतना पसंद आया कि उनकी आत्मा ने यहाँ रहने का फैसला किया? वो ख्याल धीरे धीरे एक सांप की तरह कुंडली मार के सोफिया के दिमाग पे घर कर। लाख कोशिश करने के बावजूद सोफिया उस बंद दरवाजे से अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। कमरे में मौजूद एकमात्र बल्ब टिमटिमा रहा था। तभी वही आवाज़ जो उसने कुछ सेकंड पहले सुनी थी ठीक उसके डेस्क के पीछे से आई। उसके लिए यही बहुत हो चुका था। सोफिया दरवाजे की ओर भागी जैसे उसने कोई भूत देखा हो, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो खुला ही नहीं। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, कोई दरवाज़ा खोलो, कोई है क्या, कोई है? वो एक बार फिर खाली जगह को देखने के लिए मुड़ी। बल्ब फिर से टिमटिमाया और धीरे धीरे वो बल्ब भी बंद हो गया। अब हॉल में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। कमरे को डरते डरते खंगालते हुए उसकी फैली हुई आंखें एक बेंच से दूसरी बेंच की ओर बढ़ी, जैसे वो सपने और वास्तविकता में फर्क कर रही हो, क्योंकि वहाँ केवल वही चीज़ें थी जो उसको वास्तविकता का आभास करवा रहे थे। तभी अचानक दूर से बल्ब के फूटने की आवाज़ आई। कॉन्वेंट की गैलरी चीखों की आवाज़ से गूंज उठी। लड़कियां दौड़ते हुए हॉल के दरवाजे की तरफ आई। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। लड़कियों ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो जाम था। ये नहीं खुलेगा, अपनी ओर से कोशिश करो। बाहर से एक जना चिल्लाया, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? दूसरे ने पूछा। चीख पुकार सुनकर दोनों बहनें भी आ गई। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी कोशिश नाकाम है तो उन्होंने चपरासी को आवाज़ लगाई, लेकिन तब तक एमिली वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने सभी को एक तरफ जाने के लिए कहा। फिर उसने अपना सारा भार एक कंधे पर लगाकर पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। रोती और घबराई सोफिया फर्श पर बैठी थी। वो इतनी डरी हुई कभी नहीं दिखाई दी थी। रोशनी हॉल में वापस आ गई थी। हॉल में अब अंधेरा नहीं था। एमिली ने आगे बढ़कर सोफिया को पकड़ा। बेचारी ऐसे लग रही थी मानो उसके अंदर से जान निकल चुकी। उसने एमिली को गले लगाया और रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा सोफिया, मैं यही हूँ। रात शायद ही कभी इस तरह कॉन्वेंट में सभी को एक साथ लाई हो। सारी लड़कियां शांत स्वर में भूतों के बारे में चर्चा करना पसंद करती थी, इसलिए इसके रोमांच ने उनका मनोरंजन किया। लेकिन वो रात अलग थी। सोफिया के साथ हुई घटना हर किसी की जुबां पर थी।
लड़कियां उस घटना की कल्पना कर रही थी जिसका उसे अकेले में सामना करना पड़ रहा था। तरह तरह की कहानियां पहले से ही चलती आ रही है। सिस्टर मार्गरेट का भूत पहले से ही एक ऐसी कहानी बन चुका था जो आने वाली सदियों तक सबके मन में बसने वाली थी। समय सब कुछ ठीक कर देता है, ऐसा लोग कहते हैं। एमिली और रोज सोफिया को घर जैसा महसूस करवाने के लिए उसके साथ देर तक बैठे रहे, सच्चे दोस्तों की तरह उसका साथ दिया। सोफिया का मन धीरे धीरे रोज और एमिली की बातों में लग रहा था और उसके साथ हुए हादसे में उसका ध्यान हट रहा था। वो कक्षा में अपनी करी हुई मस्तियों के बारे में अधिक से अधिक बातें कर रहे थे और कैसे वे एक दूसरे की टांग खींचते थे। जब गुड नाइट बोलने का टाइम आया तो एमिली ने सोफिया की ओर इशारा किया। मैं वहीं हूँ, अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो। सोफिया मुस्कुराई और अपना बिस्तर बनाने लगी। 2 घंटे बाद सभी गहरी नींद में सो रहे थे। सोफिया आधी रात को उसी आवाज के साथ उठी जो उसने स्टडी हॉल में सुनी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि वो दीवार की ओर मुंह कर सो रही थी। लेकिन फिर होश आया क्योंकि उसे अपने पीछे से किसी की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। उसके चेहरे पर सारे रंग उड़ गए थे क्योंकि उसने कल्पना की कि ये कोई और नहीं बल्कि सिस्टर मार्गरेट है। उसके पास मुड़कर देखने की ताकत नहीं थी। उसे डर था कि अगर वो मुड़ी तो न जाने क्या दिख जाए। उसने अपने आप को काबू में रखकर पीछे मुड़ने से रोका और वो वहीं से मूर्ति जैसे लेटी रही। मिनटों में घंटों बीत गए लेकिन भारी सांसें नहीं रुकी। कोई वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। प्लीज स्टॉप। सोफिया के डर ने उसे सिर्फ इतना ही कहने पर मजबूर कर दिया और उसी वक्त उसने धीरे धीरे उन सांसों की आवाज को दूर जाते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि सांसें दूर जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे पर रुकी और उसका इंतजार कर रही हो, फिर अंत में हॉल से गायब हो गई। अंत में सोफिया ने मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने पाया कि वो कमरा आलसी लोगों से भरा हुआ था जो कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। उसने अपना कंबल पकड़ा और इस बार दरवाजे की ओर मुंह करके सो गई। वो एक टक उस दरवाजे की ओर देख रही थी। उसके मन में जैसे एक बड़ा पत्थर उसके सारे भावों को कुचल रहा था। डर और अकेलेपन उसके शरीर पर मानो घर कर गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या।